तो कथा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम एक काम करते हैं कि वो जो शुरुआत में अब रह गए थे ना, दे आर द लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इवन दो, स्टिल उसे देख लेते हैं। पिलर्स हो गया था, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया था, इंसॉल्वेंसी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हो गया था। अब कुछ डेफिनेशंस थी। इवन दो अगर इलेक्टिव लॉ वालों को आ जाए क्लेम डिफाइन करो तो वो लिख सकते हैं क्लेम की डेफिनेशन, बट मेन लॉ के लिए रेलेवेंट नहीं है। मेन लॉ के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। कहता है क्लेम मीन्स अ राइट टू द पेमेंट वेदर और नॉट सच राइट इज रिड्यूस टू द जजमेंट, फिक्स्ड, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, लीगल, इक्विटेबल, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। हर तरीके का क्लेम जो आपने रिकवर करना है, चाहे वो जजमेंट के रूप में हो, जजमेंट आया है, चाहे वो फिक्स्ड अमाउंट हो, चाहे वो डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड हो, वो क्लेम में आता है। राइट टू रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इफ सच ब्रीच गिव राइज टू द राइट टू पेमेंट वेदर और नॉट सच राइट इज रिड्यूस टू जजमेंट, फिक्स्ड, मैच्योर्ड, अनमैच्योर्ड, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। राइट टू रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं रेमेडी की बात करता हूँ ना, तो रेमेडी की जब मैं बात करता हूँ तो रेमेडी में आता है कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो आपने पेमेंट किसी को एडवांस दी हुई है वो आप रिकवर कर सकते हो, वो आपका क्लेम है। तो कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस इसमें आते हैं डैमेजेस जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण अराइज होते हैं, वो भी क्लेम का पार्ट माने जाते हैं। अगेन डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लीज़ अगर इलेक्टिव लॉ वाले देखना, ध्यान रखना कि क्लेम की डेफिनेशन है। हालांकि आनी वहां भी नहीं है। कॉर्पोरेट डेटर तक हो गया था, क्रेडिटर्स हो गया था। डेट का मतलब क्या होता है? मतलब डेट मीन्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल डेट एंड ऑपरेशनल डेट, सिंपल डेफिनेशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है, एक ज़माने में थी जब सेक्शन 9 के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर का सर्टिफिकेट मैंडेटरी था, अब रेलेवेंट नहीं है। पर्सन की डेफिनेशन वही घिसी-पिटी डेफिनेशन है, रेलेवेंट नहीं है। सिक्योर्ड क्रेडिटर की डेफिनेशन रेलेवेंट नहीं है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हम पढ़ चुके हैं, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की डेफिनेशन आई होप मुझे लग रहा है पढ़ा है, नहीं पढ़ा, एक बार मैं गो थ्रू कर देता हूँ फास्ट ट्रैक में। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मीन्स द कॉर्पोरेट डेटर, खुद कॉर्पोरेट डेटर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट होता है। मेंबर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हु इज ऑथराइज्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द CIRP अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि जो उसके बिहाफ पर, डेट इज पर्सन ऑथराइज्ड to submit application अंडर सेक्शन 10। तो कई बार ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट डेटर ने, यानी कि वो कंपनी ने, मान लीजिए अपने किसी व्यक्ति को, CFO को या MD को या किसी डायरेक्टर को ऑथराइज किया एप्लीकेशन फाइल करने के लिए NCLT के पास, तो फिर वो जो भी व्यक्ति ऑथराइज है वो भी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कहलाता है। An individual who is in charge of managing the operation or resources of the corporate debtor, for example LLP के केस में designated partners एक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी चर्चा मैंने 31 कैपिटल ए में भी की, 32 कैपिटल ए में। डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर MD कंपनी के केस में, या फिर मैनेजर, ये कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हो सकते हैं। याद करो, लिंक करो सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 में हमने कहा था कि कौन कौन एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ हमने कहा था कॉर्पोरेट डेटा जो इन CIRP में चल रहा है, या फिर जिसकी CIRP अभी कंप्लीट हुई है, या फिर जिसमें CIRP कंडीशंस का डिफ़ॉल्ट किया है। तो वहाँ सेक्शन 11 में एक बात लिखी गई थी कि कॉर्पोरेट डेटर इन दिस, कॉर्पोरेट डेटर मीन्स कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एज वेल। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का मतलब वहाँ सेक्शन 11 में यूज़ हुआ था, ठीक है। तो 11 पढ़ लीजिएगा एक बार तो ध्यान आ जाएगा। A person who has the control and supervision over the financial affairs of the corporate debtors, over the financial affairs of the corporate debtors, कौन हो सकता है? CFO, corporate applicant हो सकता है, ये एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। फॉर एग्जांपल होल टाइम डायरेक्टर्स फाइनेंस, यानी कि जो डायरेक्टर फाइनेंस है
वो भी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हो सकता है। ये कॉर्पोरेट एप्लीकेंट हो सकते हैं। डेफिनेशन आने की संभावना बहुत रेयर है, बहुत रेयर है मेन लॉ में, ध्यान रखना। फिर भी रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। कॉर्पोरेट डेटर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का पार्ट है। दूसरा, हर वो व्यक्ति जिसे ये ऑथराइज किया गया है पिटीशन फाइल करने के लिए एनसीएलटी को, वो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का पार्ट है। इंडिविजुअल हु इज इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट और इन चार्ज of the management and operation of the corporate debtor or person who has the control and supervision over the financial affairs। ठीक है, चले। कॉर्पोरेट गारंटर जरूरी नहीं है। आगे डिस्प्यूट। डिस्प्यूट इंक्लूड अ सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स भी इसका पार्ट होती हैं। Dispute includes a suit or the arbitration proceedings relating to existence of amount of debt, the quality of the goods or services, goods को लेकर झगड़ा है, क्वालिटी को लेकर, and the breach of any representation or warranty। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपने जो डिस्क्रिप्शन की, फॉर एग्जांपल 2 ही हफ्तों में रंग मेरा निखर निखर जाए, फेयर एंड लवली मैंने लगा ली, या फिर रंग ही नहीं करना है तो भैया वेस्ट इंडीज़ में जाके बांटते हैं, क्यों नाइजीरिया में जाके बांटते हैं, अफ्रीकन में बांटते हैं ना, रंग ही नहीं करना है। तो क्या डिस्क्राइब किया चीज़ को, मगर वो निकली नहीं, तो फिर क्या डिस्प्यूट है? यस यस सर। अब हम इनमें भी केस करेंगे क्या? अगर इंसॉल्वेंसी के केस की बात कर रहा हूँ, मतलब एक ने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया अपनी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं है मैंने एक घटना कभी सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी। ये कई साल पहले की बात है जब मेरे सिर पे भी बाल हुआ करते थे, मतलब बालों ने झड़ना बस शुरू ही किया था, ये उस ज़माने की बात है। तो वो जो आते हैं ना रात को टीवी चैनल पे आते हैं, ये बड़े खतरनाक है अंग्रेजी, इन्हें तो दिल करता है बैन कर देना चाहिए। ये जो बोलते हैं ना, मैं ज़िंदगी से उदास सा हो गया था, अबे ऐसे बोलता है जैसे सही में पता नहीं दुखी, कुछ क्या हो गया कुछ इसे, मेरी ज़िंदगी झंड सी हो गई थी, मैं ज़िंदगी में उदास सा हो गया था, बच्चों ने बाप कहने से मना कर दिया था, पता नहीं क्या क्या बोल जाता है यार। खैर, मेरे हाईकमान उस टाइम उन्होंने कहा कि सुनिए जी ये तेल की शीशी मंगानी है। मैंने कहा भगवान कुछ नहीं होता इससे, फालतू की बातें हैं। और वो मैडम पीछे से कहती है ऐसी है, अगले 15 मिनट में आप कॉल करेंगे तो एक तेल की शीशी के साथ 2 तेल की शीशी फ्री। 2800 रुपये की एक तेल की शीशी थी, यूज़ किए हैं पूरे। भूमि बंजर ही हुई है, घास नहीं होगी कुछ, तो फिर डिस्प्यूट है, मैं डिस्प्यूट क्लेम कर सकता हूँ। समझ आया? चलिए और आगे बढ़िएगा। फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गया, ये सारी डेफिनेशन हो गई। इनिशिएशन डेट अब जरूरी नहीं है, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, हमने कर लिया। अब जो डेफिनेशन है रेलेवेंट है वो है रिलेटेड पार्टी। देखो जी, अगर आप मेन लॉ वाले हो तो एक बार इस डेफिनेशन को करने से पहले सेक्शन 2 क्लॉज 76 में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन गो थ्रू कर लेना, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लगभग वैसे ही शब्द है। और अगर आप इलेक्टिव लॉ वाले हो जिसने अभी तक रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन की नहीं है फर्स्ट ग्रुप में, खासकर वो ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं, आप तो भैया आपके लिए ही पढ़वा रहा हूँ, बस समझ लेना। रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डेटर मीन्स, कौन कौन कॉर्पोरेट डेटर का रिलेटेड मानेगा? कॉर्पोरेट डेटर का रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर और पार्टनर और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर और पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, प्लीज रेफर सेक्शन 2 क्लॉज 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बिफोर दिस डेफिनेशन। फिर आपको, अच्छा ये डेफिनेशन कभी नहीं ऐसी आएगी कि डिफाइन रिलेटेड पार्टी, इनमें से कोई उठा लेगा और बताएगा जी लो जी, सवाल बना देगा। सवाल कहाँ बनाएगा? वो 29 कैपिटल ए वगैरह जैसे स्कोप है ना, तो वहाँ पे बना सकता है, ठीक है ना। चले,
तो अगर कॉर्पोरेट डेटर की टर्म्स की बात करूं तो उसका डेटर पार्टनर या रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर और पार्टनर उसके रिलेटेड पार्टी है। केएमपी और रिलेटिव ऑफ द केएमपी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर भी उसकी रिलेटेड पार्टी है। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म इन विच द डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। ओ माय गॉड, ये कॉर्पोरेट डेटर है, ये एलएलपी है। कॉर्पोरेट डेटर के अंदर डायरेक्टर, अगर वो मान लो कंपनी है तो डायरेक्टर या जो पार्टनर है या जो मैनेजर है वो पढ़िए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म इन विच अ डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। ये लोग यहां पर पार्टनर हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? रिलेटेड पार्टी। अगर कॉर्पोरेट डेटर का डायरेक्टर, मैनेजर या पार्टनर दूसरी एलएलपी के अंदर पार्टनर है तो ये एलएलपी या एंड कॉर्पोरेट डेटर क्या हो जाएंगे आपस में? रिलेटेड पार्टी। समझ आ गई बात? चले, ये ऐसे खेल बहुत खेले हैं सेक्शन 2 क्लॉज 76 के अंदर आपने। अ प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर of the corporate debtor is a director and hold along with his relative more than 2%. डिप्टो तो नहीं कहूंगा, बट सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज 76 सब क्लॉज वी, सॉरी IV वो मिलता जुलता है, IV मिलता जुलता है, यस। तो ये कॉर्पोरेट डेटर, ये प्राइवेट कंपनी, अगर कॉर्पोरेट डेटर का डायरेक्टर या मैनेजर, सर मैनेजर क्यों लिखा? क्योंकि मैनेजर के बारे में ऐसा हो सकता है ना, मैनेजर जो है वो मैनेजर जो है वो डायरेक्टर ना हो, ऐसा हो सकता है। मगर मैनेजर वो व्यक्ति है जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास 100% मैनेजमेंट पावर है, जिसके पास 100% मैनेजमेंट पावर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है ना? तो डायरेक्टर, मैनेजर ऑब्लिक पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है प्लस 2% होल्ड करता है। बिल्कुल डिप्टो सेक्शन 2 क्लॉज 76 में भी था। तो आपकी वहां मतलब पार्टनर वगैरह की बात नहीं हुई थी। तो अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट डेटर का डायरेक्टर, मैनेजर, पार्टनर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है प्लस 2% होल्ड करता है, कम से कम सॉरी मोर देन 2% होल्ड करता है ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल का, तो ये कॉर्पोरेट डेटर और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपस में क्या कहलाएंगी? रिलेटेड पार्टी कहलाएंगी। आपस में क्या कहलाएंगी? रिलेटेड पार्टी। ठीक है, आगे। अ पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज अ डायरेक्टर एंड होल्ड अलोंग विद हिज रिलेटिव मोर देन 2%। मतलब ये कॉर्पोरेट डेटर है, ये पब्लिक कंपनी है, कॉर्पोरेट डेटर का डायरेक्टर ऑब्लिक मैनेजर ऑब्लिक पार्टनर, यहां पर कौन है? डायरेक्टर है प्लस होल्ड करता है मोर देन 2%। तो ये दोनों कौन बन गई? रिलेटेड पार्टी। अगर कॉर्पोरेट डेटर का डायरेक्टर, मैनेजर, पार्टनर सामने वाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है प्लस मोर देन 2% होल्ड करता है, तो वो क्या बन गई? रिलेटेड पार्टी। ठीक है ना? चलिए, अच्छा ये अपने दम पे होल्ड करता है, दोनों में एक चीज देख लेना, along with his relative, along with his relative। यही बात सेक्शन 2 क्लॉज 76 में भी लिखी गई है। फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट whose board of director, managing director और manager in the ordinary course of business act
ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब नॉर्मल बिजनेस के लिए भी, अपने डे टू डे डिसीजन के लिए भी, एक्ट ऑन द एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ द डायरेक्टर, पार्टनर और मैनेजर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ये कॉर्पोरेट डेटर, इसका डायरेक्टर, इसका मैनेजर, इसका पार्टनर इंस्ट्रक्शन इशू करता है और उसी की इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं कौन? बॉडी कॉर्पोरेट। पूरा बॉडी कॉर्पोरेट इसको ये कॉर्पोरेट डेटर इसको इंस्ट्रक्शन इशू करता है। तो ये दोनों कौन हो गए? ये और ये दोनों कौन हो गए? रिलेटेड पार्टी हो गए। ये कॉर्पोरेट डेटर और बॉडी कॉर्पोरेट हो गए रिलेटेड पार्टी आपस में। ठीक है, फिर एनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अ पार्टनरशिप फर्म whose partner or employee in the ordinary course of business act on the advice, direction or instruction of a director, partner or manager of the corporate debtor। बिल्कुल F का corresponding ले लिया। देखने की जरूरत है, कॉर्पोरेट डेटर, इसका डायरेक्टर, इसका मैनेजर, इसका पार्टनर इंस्ट्रक्शन इशू करता है किसको? LLP को। LLP को मतलब उसके पार्टनर और एम्प्लॉय, उसके पार्टनर और एम्प्लॉय इस डायरेक्शन को ही मानते हैं। तो फिर ये LLP और कॉर्पोरेट डेटर आपस में क्या हो गए? रिलेटेड पार्टी हो गए। क्या हो गए? रिलेटेड पार्टी हो गए। ठीक है, फिर कहता है एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन a director, partner or manager of the corporate debtor is accustomed to act। मतलब वो व्यक्ति जिसकी इंस्ट्रक्शन का पालन, अब देखो उल्टा हो गया केस, जिसकी इंस्ट्रक्शन का पालन सेम सेक्शन 2 क्लॉज 76 में भी है, कॉर्पोरेट डेटर करता है या उसका मैनेजर वगैरह करते हैं। ये व्यक्ति कौन होता है जिसकी इंस्ट्रक्शन का पालन ये करते हैं? नॉर्मली होते हैं प्रमोटर। कौन होते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर की डेफिनेशन में एज इट इज शब्द आते हैं कि प्रमोटर इंक्लूड एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टर, मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज 76 में बहुत डेप्थ में समझाया हुआ है, याद हो तो। इलेक्टिव वाला क्लियर होगा तुम्हें भी। आगे फिर कहता है अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ होल्डिंग, सब्सिडरी और एन एसोसिएट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर or a subsidiary of the holding company to which the corporate debtor is a subsidiary। my god, ये corporate debtor है, इसकी होल्डिंग इस कॉर्पोरेट डेटर की सब्सिडरी, इसकी एसोसिएट, होल्डिंग की एक और सब्सिडरी। होल्डिंग मतलब बाप, बाप की एक और औलाद मतलब सिस्टर कंसर्न। तो कॉर्पोरेट डेटर की सब्सिडरी, कॉर्पोरेट डेटर की एसोसिएट, कॉर्पोरेट डेटर की होल्डिंग और होल्डिंग की एक और सब्सिडरी, ये भी रिलेटेड पार्टी है। एनी पर्सन हु कंट्रोल मोर देन 20% ऑफ द वोटिंग राइट इन द कॉर्पोरेट डेटर ऑन अकाउंट ऑफ ओनरशिप ऑफ द वोटिंग पावर। ये तो हमने करा भी है, काफी डेप्थ में समझा भी है, कई सवाल बनाए। फिर उल्टा करता कहता है एनी पर्सन इन हुम द कॉर्पोरेट डेटर कंट्रोल more than 20% of the voting right on account of the ownership of the voting agreement। सेक्शन 2 क्लॉज 76 की डेफिनेशन इससे छोटी थी, हमने पूरी एक क्लास लगा दी थी वो डेफिनेशन समझने में, याद है? वो डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, इसकी रेलेवेंस कम है तो इसलिए इसको उसी हिसाब से ही टाइम दिया जा रहा है। बट फिलहाल इलेक्टिव वालों आपको 2-3 बार गो थ्रू जरूर करना, वैसे तो तुमने बुक ही ओपन करनी है वहां पर, बट फिर भी। आगे एनी पर्सन हु कैन कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कॉरस्पॉन्डिंग गवर्निंग बॉडी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। सुब्रतो रॉय सहारा भाई साहब, he was just holding 0.03% shares of the सहारा रियल एस्टेट लिमिटेड, बट स्टिल कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट और रिमूव करने का अधिकार सुब्रतो रॉय सहारा के पास था। क्यों? क्योंकि सहारा नाम सुनते ही आपको कौन ध्यान आता है? सुब्रतो रॉय। तो फिर अ पर्सन हु कैन कंट्रोल, अ पर्सन
who can control the composition of the board of director or the corresponding governing body includes वो जो LLP की governing body होती है of the corporate debtor, like वो व्यक्ति जो कि कंट्रोल कर रहे हैं द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अधिकार है हटाने का या अपॉइंट करने का, डेट इज मोर देन 50% के शेयर होल्डर पर्सन, मैं कह सकता हूं हैविंग राइट टू अपॉइंट oblique remove majority of directors oblique governing body. Governing body, ठीक है। आगे बढ़ना जी, कहता है एनी पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेट डेटर ऑन अकाउंट ऑफ, एनी पर्सन any person who is associated with the corporate debtor on account of participation in a policy making process of the corporate debtor, like कोई एक्सपर्ट या कंसल्टेंट, ये भी आपके रिलेटेड पार्टी हैं जो कि आपके पॉलिसी फ्रेम में आपकी मदद करते हैं। और फिर कहता है हैविंग मोर देन डायरेक्टर, टू डायरेक्टर्स इन कॉमन बिटवीन द कॉर्पोरेट डेटर एंड सच पर्सन, यानी कि एक ऐसा एंटिटी जिसके मतलब दो डायरेक्टर्स इन दोनों में कॉमन है, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर एंड ए लिमिटेड, D1 D2 D3 D4, A1 A2 A3 D3 D4 D1। लो जी, ये दोनों कौन हो गई? रिलेटेड पार्टी। ये दोनों कौन हो गई? रिलेटेड पार्टी। ठीक है जी। आगे, इंटरचेंज ऑफ द मैनेजरियल पर्सन बिटवीन द कॉर्पोरेट डेटर एंड सच पर्सन, मतलब कॉर्पोरेट डेटर से कभी मैनेजरियल पर्सन उस कंपनी में चले जाते हैं और वहां से यहां आ सकते हैं, ऐसा है अगर इतना कंफर्ट है। चले, ठीक है जी। तो ये वो डेफिनेशन थी जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 76 थी ऑफ द कंपनीज एक्ट। हम आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन मैं आपको घर से पढ़ने के लिए एक बार दे रहा हूँ, अब आप इसे पढ़ सकते हैं। रिलेटेड पार्टी इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल, सेक्शन 5 सबसेक्शन 24 कैपिटल ए। एक बार मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, अगेन वो डेफिनेशन आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, गनीमत है, बट ये डेफिनेशन एक बार आप होमवर्क में पढ़ सकते हो। लगभग मिलता जुलता आप देखोगे, आपको मिलता जुलता मिल जाएगा, सब कुछ मिलता जुलता लगभग मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेजोल्यूशन प्लान चर्चा हम कर चुके हैं। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरा एक केस लॉ पेंडिंग था, अगर आपको याद हो तो। याद है केस लॉ पेंडिंग था, मैं बताता हूँ कहाँ पे पेंडिंग था। यहाँ पर वेदर मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पैराबोलिक ड्रग लिमिटेड NCLT चंडीगढ़। अब यहाँ पे क्या डिसीजन हुआ था देखिएगा, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। कहता है
वेदर मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड। हुआ क्या था, कहता है मेनी एंटिटीज हु सप्लाइड रॉ मटेरियल और द अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स to the companies for the contract manufacturing or processing complained of their raw material being stuck whenever any of such manufacturing companies falls under the purview of the IBC. Say for example, मैंने मान लीजिए भूषण स्टील के अंदर आयरन ओर सप्लाई की थी। आयरन ओर क्या होता है, ये एक रॉ मटेरियल होता है जिससे कि स्टील बनता है आयरन ओर से। अब मैंने अपनी रॉ मटेरियल जो है भूषण स्टील को प्रोवाइड की थी और वो उन लोगों ने क्या करना था, मेरे लिए जॉब वर्क करना था, उससे आयरन ओर से स्टील बनाकर मुझे देना था। इतने में भूषण स्टील हो गया इंसॉल्वेंट, CIRP की प्रोसेस चली। सवाल उठा, अब CIRP के अंदर मॉरेटोरियम लग जाता है। मॉरेटोरियम पीरियड में वो इतने 180 दिन तक, 6 महीने तक मेरी भी एसेट कॉर्पोरेट डेटर के पास अटक जाती थी। यानी कि अगर मैंने कोई सामान जॉब वर्क वगैरह के लिए दिया है, कोई रॉ मटेरियल जॉब वर्क वगैरह के लिए दिया है, कोई अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स जॉब वर्क वगैरह के लिए दिया है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग करने के लिए दिया है, असेंबलिंग करने के लिए दिया है, जिसकी ओनरशिप मेरी है और मुझे वापस आएगा, बट IBC शुरू होते ही वो सारा मामला अटक रहा था। तो इन टर्म्स ऑफ द कोर्ट, द मोमेंट एन इंसॉल्वेंसी पिटीशन इज एडमिटेड विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी called a corporate debtor, a resolution professional is appointed suspending the board of director of the corporate debtor and moratorium is declared. Before the judgment being reported herein, a parallel view prevailed that during moratorium period even the raw material or unfinished product supplied by third party cannot be returned by the corporate debtor or resolution professional to such third party। क्योंकि अलग अलग व्यूज थे, तो कई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये व्यू लेते थे कि नहीं भाई उस पर भी मॉरेटोरियम लग जाएगा। चंडीगढ़ NCLT ने बहुत अच्छा व्यू लिया। उन्होंने कहा देखो, अगर कोई रॉ मटेरियल गया है या अनफिनिश प्रोडक्ट्स गए हैं केवल प्रोसेसिंग के लिए, या माल गया असेंबली के लिए, तो उसका ओनर कोई और है, तो फिर वो माल आपको लौटाना पड़ेगा, ये परवाह ना करते हुए कि मॉरेटोरियम चल रहा है। तो यहाँ से आपको देखना है, द NCLT हैज रिसेंटली रिजॉल्व दिस क्रूशियल एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड हैज क्लैरिफाइड दैट द मटेरियल ओन्ड बाय, यहाँ से याद करना है आपने, द मटेरियल owned by third party kept in the possession of the corporate debtor under trust or under well structured contractual arrangement including bailment। मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, केवल किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए दिया और फिर वापस आना है। Do not form part of the asset of the corporate debtor, resultantly such asset can be released by the resolution professional even in spite of moratorium, in spite of moratorium। तो ये जजमेंट था भैया जो हमें करना था। एक और जजमेंट मुझे आपको लिखवाना था, वो रिसेंट अभी जजमेंट आया है और मुझे लगा बड़ा प्यारा जजमेंट है और पेपर में आने की संभावना भी मुझे इसकी पता नहीं क्यों लग रही है। तो एक काम कीजिएगा, हमारा नोट नंबर कौन सा चल रहा था भैया, नोट नंबर 21 चल रहा था ना, चले नोट नंबर 22 पे आ जाइएगा। नोट नंबर 22, एक और केस लॉ आपको लिखवा रहा हूं, देखिएगा नोट नंबर 22, वन एडिशनल केस लॉ ऑन सेक्शन 8। केस में सवाल क्या राइज हुआ था, यहां पर क्वेश्चन ये था कि वेदर नोटिस सर्व्ड अंडर सेक्शन 8 टू कॉर्पोरेट डेटर at its corporate office rather than
रजिस्टर्ड ऑफिस will amount to valid notice। तो यानी कि अगर आपने कोई नोटिस सर्व किया सेक्शन 8 में ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने सेक्शन 8 में कॉर्पोरेट डेटर को नोटिस सर्व किया और वो हेड ऑफिस में वो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में ना कर कॉर्पोरेट ऑफिस में किया है, तो विल दिस अमाउंट टू अ वैलिड नोटिस, ये है सवाल। अब एनसीएलटी ने इस पे व्यू लिया था। एनसीएलटी ने तो कहा था जी इनवैलिड नोटिस है क्योंकि उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे सर्व होना चाहिए। बट एनसीएलटी ने व्यू क्या लिया, बड़ा जेन्युइन व्यू लिया। उन्होंने कहा जी एज पर द व्यू expressed by NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने, उन्होंने कहा जी ऐसा है, फॉलोइंग आर द थ्री एसेंशियल, ये केस के जजमेंट की बातें बता रहा हूं, उन्होंने कहा फॉलोइंग आर द थ्री एसेंशियल्स टू इनिशिएट proceedings under section 9 of IBC 2016। भाई साहब सेक्शन 8 में नोटिस जाता है और प्रोसीडिंग कहां पर इनिशिएट होती है? सेक्शन 9 में। सेक्शन 8 में नोटिस जाता है और इन प्रोसीडिंग्स कहां इनिशिएट होती हैं? सेक्शन 9 में इनिशिएट होती हैं। ठीक हो गई ना इतनी बात? तो एनसीएलटी ने व्यू लिया कि भैया सेक्शन 9 में अगर प्रोसीडिंग शुरू करनी है तो तीन सबसे जरूरी बातें क्या हैं? तीन सबसे जरूरी बातें क्या हैं? लिख लीजिएगा, तीनों सबसे जरूरी बातें क्या हैं, लिखेगा। पहली बात, देयर मस्ट बी एन आउटस्टैंडिंग डेट in favor of applicant from respondent। There must be an outstanding debt in favor of the applicant from the respondent। Second, demand notice under section 8 must be duly served on corporate debtor। एनसीएलटी का कहना था, एनसीएलटी का आइदर इस व्यू को भी चैलेंज नहीं किया गया है तो फिर यही जजमेंट प्रिवेल कर रहा है। At its registered office or its corporate office। एंड थर्ड, वो जो डेट है भैया वो अनडिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड है, कोई डिस्प्यूट उस पर क्लेम नहीं हुआ है। और ये जजमेंट कौन से केस में हुआ था? रमन कास्टिंग, बड़ा फेमस केस बना था ये, तो लिखिएगा केस का नाम था एलॉयसिम इंडस्ट्रीज वर्सेस रमन कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये केस का नाम था। अलॉयसमिन इंडस्ट्रीज वर्सेस रमन कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। कुछ और रह गया आईबीसी में? नहीं।
तो कंक्लूड करें। अच्छा, 29A पे आधारित क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो सारे बच्चों ने तो सॉल्व कर लिया, वो तो मुझे मैसेज आए कि सर सॉल्व हो गया वो तो। 29A पे कैपिटल ए पे आधारित क्वेश्चन, स्टिल अगर आपको 29A कैपिटल ए पे आधारित क्वेश्चन में उसमें किसी में डाउट हो, मुझे लगेगा नहीं, वो आंसर देखते ही पता लग जाएगा, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, या मैं एक बार सॉल्व करवा ही दूँ यार, कहीं लगे कि पोपली ने ये छुड़वा ही दिया, क्वेश्चन छुड़वा दिया। चलो जी, 29 कैपिटल ए आ ही जाते हैं। हाथ कंगन को आड़ से किया, आप जब कर ही लिया सारा तो ये भी कर लेते हैं। लो जी, इस पे आधारित क्वेश्चन, वैसे तो सॉल्यूशन दिया हुआ देखिएगा। लो जी, कहता है डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 29 कैपिटल ए। मिस्टर अजय wants to acquire NPA of SBI, where Mr. Jahir would also accompany him. Even though Mr. Jahir is availing personal loan from Bank of Baroda, where his account is currently NPA. याद है मैंने कहा था अगर लक्ष्मी नारायण मित्तल के साथ में रुइया मिल रहे हैं तो भैया इन दोनों में से कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए किसी का अकाउंट। तो क्या आप एलिजिबल हैं? नहीं हैं। सेक्शन 29 कैपिटल ए सबसे पहली लाइन लगी थी, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट और अ पर्सन ज्वाइनिंग हिम, ठीक है, उनका अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वेदर एलिजिबल, द आंसर इज नो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। कहता है सपोज अजय वॉज इंसॉल्वेंट टिल द लास्ट ईयर, इवन दो एज ऑफ नाउ ही इज आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी। 29A क्लॉज ए कहता है कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अभी इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज नहीं हुए तो यू आर नॉट एलिजिबल, बट अगर इंसॉल्वेंसी डिस्चार्ज हो गई है तो क्या यू आर एलिजिबल? द आंसर इज यस। ठीक है ना। चलिए, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप 6 बार इंसॉल्वेंसी में गए थे, 6 बार अपनी कंपनीज के थ्रू। चले, थर्ड, Z Limited being a finance entity which has recently acquired account of SR Steel 2 years back, now want to acquire another account of Y Limited which is also as NPA. कर सकती है, हाँ। कितने साल हैं आपके पास सही करने के NPA को? 3 साल। किस में लिखा है? 29A क्लॉज C के अंदर 3 साल हैं आपके पास, 3 साल। याद है 3 साल का पीरियड हमने 29A कैपिटल क्लॉज C में किया था, ये में किया था। ठीक है, आगे एलन स्टील लिमिटेड, मतलब लक्ष्मी नारायण स्टील लिमिटेड मान लो, वांट टू एक्वायर एनपीए ऑफ एसबीआई। प्रमोटर ऑफ एलन स्टील दैट इज मिस्टर लक्ष्मी इज हैविंग अनदर कंपनी मिसेस उत्तम गालवा, मैंने उत्तम स्टील लिख दिया, विच इज एनपीए विद द यस बैंक फॉर द पास्ट 4 years। भाई साहब, अगर 1 साल से ऊपर एनपीए हो गए हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। लक्ष्मी नारायण जी, आप एनपीए लेना चाहते हो, किसका? एसबीआई का। और प्रमोटर ऑफ एलन स्टील, यानी कि जो पर्सन, जो प्रमोटर है, जो मैनेजमेंट और कंट्रोल में है, उसका अकाउंट अगर एनपीए है कहीं और, तो क्या एक्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़ सकते हैं। चले, सपोज इन अबव केस अकाउंट ऑफ उत्तम स्टील वाज एनपीए फॉर पास्ट 6 months ओनली, देन यू आर एलिजिबल, क्योंकि 1 साल से ऊपर का एनपीए होगा तब एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, आगे मिस्टर अजय वांट्स टू एक्वायर एनपीए ऑफ एसबीआई, where Mr. Jahir would also accompany him. Mr. Jahir who want to start a fresh life after coming out of the imprisonment and spending almost 7 years in a jail, and अब क्या लाइफ स्टार्ट करेगा, 7 साल जेल बिता आया भाई, एंड रिलीज्ड लास्ट मंथ ओनली। देखो जी, क्लॉज नंबर डी में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था क्लॉज नंबर डी में?
भाई अगर इम्प्रिजनमेंट 2 साल की होगी उन 24 एक्ट के अंदर, या फिर 7 साल और मोर की होगी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो बेटा हर हर गंगे हो गया काम, कुछ नहीं हो सकता। तो एलिजिबल है नहीं। 29A क्लॉज डी के अंदर, सब क्लॉज डबल आई के अंदर ही इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मिस्टर नमित हु जस्ट came to India after spending almost 10 years in USA want to acquire NPA of SBI. Account of Namit was NPA in USA. याद करो क्लॉज H जिसमें लिखा था ये जो सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक क्लॉज ए से लेकर क्लॉज जी तक, ये सारी इंडिया के बाहर भी अगर घटित हुई हैं तो भी आपके ऊपर अप्लाई होंगी ये रिस्ट्रिक्शंस। तो क्या मैं कह सकता हूं नमित तुम अप्लाई कर सकते हो? नहीं, क्योंकि बेशक इंडिया में नहीं मगर तुम्हारा इंडिया के बाहर अकाउंट एनपीए है, तो इसलिए तुम अभी भी नहीं कर सकते। आगे, न्यू मेटल वांट टू एक्वायर अकाउंट ऑफ एसआर स्टील। आफ्टर दिस टेक ओवर दे आर प्रपोजिंग मिस्टर रवि एज डायरेक्टर। रवि इज हैविंग हिज अकाउंट एज एनपीए विद बैंक ऑफ इंडिया। और दे आर प्रपोजिंग मिस्टर रवि, यानी कि रवि इज नॉट करेंटली बट दे आर प्रपोजिंग रवि। भाई साहब आइए जे क्लॉज पे, आइए जे क्लॉज पे देखते हैं। जे क्लॉज, जे 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 कहता है हैज अ कनेक्टेड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर A to I। अगर आपका कनेक्टेड पर्सन भी एलिजिबल नहीं है तो भी आप नहीं बन सकते। कनेक्टेड पर्सन का मतलब एनी पर्सन हु इज द प्रमोटर और मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, any person who shall be the promoter, management or control of the business of corporate debtor during the implementation of the resolution plan। by God, तो नहीं हो सकता भाई कुछ भी। कनेक्टेड पर्सन, क्या मैं कह सकता हूं नमित जी आप कनेक्टेड पर्सन में फॉल कर रहे हो क्योंकि आप मैनेजमेंट और कंट्रोल देखोगे? यस, ड्यूरिंग द CIRP। यस, सॉरी रवि नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि 29A क्लॉज जे आपको रोक रहा है। फिर कहता है Z लिमिटेड दैट इज अ कंपनी हु वांट टू एक्वायर NPA ऑफ SBI। न्यू भारत लिमिटेड, वन ऑफ द एसोसिएट कंपनी ऑफ Z लिमिटेड इज अंडर NPA। अगेन कनेक्टेड पर्सन के डेफिनेशन में 29AJ में देखो क्या आपकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट आती है? हाँ, तो वो कनेक्टेड पर्सन है, तो फिर क्या कुछ होगा? नहीं हो सकता। मुझे सबसे अच्छा ये क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन नंबर 10, ये मेरा फेवरेट है। कहता है अजय वांट टू एक्वायर NPA ऑफ SBI। APJ लिमिटेड, स्पाउस ऑफ अजय दैट इज नीता was in jail for the murder for the past 2 years and have been released just last week। अजय एनपीए को एक्वायर करना चाहता है। अजय की स्पाउस 2 साल जेल में बिताकर आई है एंड हैव बीन रिलीज जस्ट लास्ट वीक। अजय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है? यस। क्या रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का कनेक्टेड पर्सन क्लॉज नंबर डी को अट्रैक्ट कर रहा है? क्या रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का कनेक्टेड पर्सन अट्रैक्ट कर रहा है? द आंसर इज हाँ, कर तो रहा है, क्योंकि लिखा है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट और रिलेटेड पार्टी ऑफ अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज I एंड II। कहीं ना कहीं कर तो रहा है, क्योंकि अजय भी एक पर्सन है भाई, और अजय का रिलेटेड पार्टी में उसकी वाइफ तो आएगी। रिलेटेड पार्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, सेक्शन 5 क्लॉज 24 कैपिटल है जो अभी घर से पढ़ने के लिए दिया, उसमें वाइफ स्पाउस ने तो आना ही है। तो क्या वाइफ, अजय की वाइफ कनेक्टेड पर्सन है? हाँ। तो क्या अजय तुम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हो? इट सीम्स ना। बट अब आ जाओ क्लॉज नंबर डी के ऊपर, देखो जी क्या लिखा हुआ था क्लॉज नंबर डी में। क्लॉज नंबर डी में लिखा था कि हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट 2 years 7 years, ये लिखा था। सेकेंड प्रोवाइजो पढ़िएगा, कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई in relation to the connected person referred to in clause III of explanation। clause III of the explanation ये connected person पर नहीं लगेगा।
यानी कि ट्रिपल आई ऑफ द एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर जो कनेक्टेड पर्सन होंगे वहाँ पर ये क्लॉज नहीं लगेगा, वहाँ पर ये क्लॉज नहीं लगेगा। मतलब दोबारा पढ़िएगा, कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू अ कनेक्टेड पर्सन। उन कनेक्टेड पर्सन के ऊपर ये नहीं लगेगा जो कि ट्रिपल आई क्लॉज ट्रिपल आई ऑफ एक्सप्लेनेशन आई में मेंशन है, उनके ऊपर ये नहीं लगेगा। तो क्या इनकी वाइफ, अजय की वाइफ कनेक्टेड पर्सन है? हाँ, बट सेकंड प्रोवाइजो टू क्लॉज डी में फॉल हो गया, यस। तो क्या उनके ऊपर लग रहा है? नहीं लग रहा। डेट इज़ वाई इट इज़ माई फेवरेट, क्योंकि यहाँ पर असली चेकिंग हुई है कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ रीज़न लिखा हुआ है प्रोवाइजो, इनफैक्ट सेकंड प्रोवाइजो आई वुड से टू सेक्शन 29A क्लॉज डी। ठीक है, तो ये था हमारा 29 कैपिटल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने ये लाइव क्लासेस की, वैसे ही अब लाइव क्लासेस होने वाली हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर। हम मिलेंगे उन लाइव क्लासेस के अंदर। थैंक यू। और यहाँ पर आपका ABC पूरा ख़त्म होता है। इलेक्टिव लॉ वालों के लिए एक क्लास और है जो कोई उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, खुश रहो।